Hello everyone, this is UPSC main series. So today we are going to start a new topic that is known as hate speech issues. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ये हमेशा आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये आपको आर्टिकल 19 के अंडर आता है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर ये हेट स्पीचेस आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब लाइक आपको फ्रीडम मिला है, उसी तरीके से इसका ये हेट बहुत सारे लोगों है ना कुछ बोल देते हैं, दैट्स कम अंडर दी हेट स्पीच। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनली नो लीगल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। जैसे दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सल ट्रीटी बनती है, यूएन कन्वेंशन या कुछ भी, उस तरीके से ऐसा कोई भी लीगल इंटरनेशनली कोई ऐसा लीगल डेफिनेशन हेट स्पीच की नहीं दी गई है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताते हैं, अगर इंडिया को अगर अपना हेट स्पीच को बारे में बताना होता है कि हाँ अगर ये टर्म हेट स्पीच है, तो वो IPC एंड IT के एक्ट के थ्रू डिफ़ाइन करती है कि क्या है क्या नहीं है, पर एक प्रॉपर स्टैंड लोन नहीं है, एक प्रॉपर स्टैंड लोन लॉ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रूटेड इन इनटॉलरेंस एंड हेट्रेड कैन बी डीमीनिंग एंड डिविसिव ऑन रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनलिटी, डिसेंट, जेंडर एंड कलर एंड रेस। क्या बोल रहा है कि हेट स्पीच जो है सिर्फ गुस्सा नहीं, ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को डीमोरलाइज नीचे दिखाना और सोसाइटी में डिविसिव फ्रैक्चर पैदा करने की काम करती है, नफरत फैलाने की काम करती है। डी मीनिंग और डिफिसिव अगर इसके खिलाफ हुआ धर्म के, एथनिसिटी, नेशनलिटी, डिसेंट, जेंडर, रेस और कलर और रेस पे, तो ये क्या पैदा कर देती है? हेट स्पीच। अगर आप इन सारी चीज़ों के खिलाफ बोलेंगे तो क्या पैदा हो जाएगा? हेट स्पीच। अब ग्लोबली देखते हैं, हेट स्पीच सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली कहाँ पे और किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप देखिए ग्लोबल ट्रेंड, इंक्रीजिंग जेनोफोबिया मतलब फॉरेनर लोग, बाहर के लोग आ रहे हैं और हम अगर उनसे नफरत करते हैं कि वो मेरे रिसोर्सेज खा जाएंगे, तो वो क्या होते हैं? वो जेनोफोबिया होते हैं। तो और रेसिज्म पे होता है, गोरा काला, अमेरिका में देख लो, इनटॉलरेंस, किसी की बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो फॉर एग्जांपल वही कह रहा है कि ग्लोबली भी हेट स्पीच बढ़ती है इन सारे फैक्टरों पे पूरी दुनिया में। जैसे ज़ेनोफोबिया हो गया, बाहर के लोग आए, रेस के बेसिस पे नफ़रत बढ़ती ही जा रही है। न्यू नाजी एग्जांपल में, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस के टाइम एंटी इस्लाम रिटोरिक हुआ था। ठीक है, USA में वैसी एशियन कमेटी के अगेंस्ट लोग बात करने लगे थे। न्यू नाजी एंड वाइट सुप्रीमेसी मूवमेंट आर ऑन मार्च, ये चल रहा है। न्यू नाजी का मतलब होता है कि जैसे न्यू नाजी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे नाजी किसके लिए? अडोल्फ हिटलर ने यूज़ किया था नाजी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि लाइक हम सुपीरियर हैं, हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो न्यू नाजी का मतलब होता है कि ऐसे लोग या ग्रुप जो एडोल्फ हिटलर और नाजी आइडियोलॉजी को आज भी सपोर्ट करते हैं और उसे दोबारा लाना चाहते हैं, दैट्स कम अंडर द न्यू नाजी। ठीक है, न्यू मतलब न्यू और नाजी मतलब हिटलर की आइडियोलॉजी। इसमें क्या होता है? वाइट सुप्रीमेसी होती है। ठीक है, रेसिज्म और एंटीसेमिटिज्म मतलब ज्यूज़ को पूरा ख़त्म कर दो। तो ये न्यू नाजी और वाइट सुप्रीमेसी की मूवमेंट आज भी चलती है। डीह्यूमनाइज माइनॉरिटी मतलब ह्यूमन से भी बदतर उसे देखना। ठीक है, इंसान को बहुत ही नीचे नज़रों से देखना। माइग्रेंट्स को क्या कह देते हैं कि वो कीड़े हैं, टर्माइट्स हैं। रिफ्यूजीज जो हैं वो टेररिस्ट होते हैं। वुमेन जो हैं, वुमेन को क्या बस एक किचन वर्कर के जैसा देखा जाता है। तो ये सब क्या होता है? वे वेपन यूज़ करते हैं फॉर द पॉलिटिकल गेन। क्यों यूज़ किया जाता है? फिर से आपको की टर्म में बता देती हूँ। सबसे पहले आप बताइएगा कि प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच का।
अगर किसी ने इंटॉलरेंस और नफरत फैलाया इन सारे बेसिस पे तो वो हेट स्पीच हो जाएगा। ग्लोबली आप देखो तो यस, जेनोफेबिया बढ़ रही है, फॉरेनर्स को लोग हेट कर रहे हैं, रेसिज्म के खिलाफ बढ़ रही है, इंटॉलरेंस, न्यू नाजी, बहुत सारे लोग हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वाइट सुप्रीमेसी मूवमेंट चला रहे हैं, डीह्यूमनाइज माइनॉरिटी को बहुत ही नीचे नज़रों से देखी जाती है, मतलब इंसान भी नहीं समझा जाया जाता है। माइग्रेंट जो होते हैं उन्हें कीड़े कहा जाता है, टर्माइट्स कहा जाता है, रिफ्यूजीज जो हो गए उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है, वुमेन उन्हें अलग नीची नज़रों से देखी जाती। ये सारे स्पीचेस अगर लोग देते हैं क्यों? पॉलिटिकल गेन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये हेट स्पीच फैला रहे हैं। हेट इज़ मूविंग इनटू मेन स्ट्रीम इन लिबरल डेमोक्रेसीज। पहले क्या होता था कि हेट स्पीच जो होते थे वो किनारे ग्रुप में सीमित रहती थी, अब वो टीवी के कारण, सोशल मीडिया के कारण, इलेक्शन रैलीज में स्पीच के कारण, ये सारी चीज़ें कहाँ डाल रहे हैं? मेन स्ट्रीम में। अब हेट स्पीच का कारण क्या है? सबसे पहले कारण देखिए, पहले तो हमने देखा हेट स्पीच क्या होता है, ग्लोबली क्या चल रहा है। सबसे पहले कारण ये कि निगेटिव स्टीरियोटाइप लीड टू थिंक ऑफ एन ग्रुप इन्फीरियर एंड डिफरेंट। का मतलब स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी ग्रुप के बारे में कोई फिक्स इमेज, ठीक है, बना लेना कि ये लोग तो कामचोर है, ये बेईमान है, अब ये कम्युनिटी तो प्रॉपर बेईमान है, कामचोरी तो ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? आप दूसरे ग्रुप को इन्फीरियर बना रहे हैं। अब जैसे मुस्लिम हिंदू को बोल रहा है कि ये तो ऐसा ही है, हिंदू मुस्लिम को बोल रहा है कि ये कम्युनिटी तो ऐसी है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? वो इन्फीरियर, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से नफरत पैदा हो जाती है। appear due to discriminatory institution structure and norms, ठीक है। जब ये स्टीरियोटाइप इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, मतलब स्कूल, कोर्ट, पुलिस, कंपनीज में भी ये बायस हो जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये किस चीज़ का रूप ले लेता है? ये ले लेता है रेसिज्म का रूप ले लेता है। जैसे अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी के अगेंस्ट पुलिस ब्रूटली काम करती। कास्टिज्म, इंडिया में आप देख लो, अपर कास्ट वाले लोअर कास्टों को अछूत मानते हैं। सेक्सिज्म में देख लो, वुमेन को हमेशा किचन की कमोडिटी समझा जाता है, वो किचन तक ही सीमित रह जाती। क्लोनलिज्म, ठीक है, ब्रिटेन ने इंडिया को अनसिविलाइज कहा, हमें कहा ब्रिटेन ने हमें इंडिया को क्या कहा? अनसिविलाइज्ड। हम क्या है? अनसिविलाइज हैं। अनसिविलाइज के स्टीरियोटाइप करके उसने रूल कहा। इंडिया में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तो निगेटिव स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होता है? हेट स्पीच पैदा होता है। एक तो हम दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके नॉर्म को, और ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है? रेसिज्म, कास्टिज्म, सेक्सिज्म, कॉलोनिज्म एंड अपर एंड लोअर कास्ट। अब आते हैं व्हाट मोटिवेट, क्या ऐसी चीज़ है जो हेट स्पीच को क्या करती है? मोटिवेट करती है। तो सबसे पहले आता है थ्रिल सीकर बाय एक्साइटमेंट। इसका मतलब होता है कुछ लोग को नफरत फैलाने से ना बड़ी एक्साइटमेंट, जोश महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनेट पे हो ना, इंटरनेट ट्रोल करना, किसी को गाली देकर उनको मज़ा मिलता है, दैट्स कम अंडर द थ्रिल सीकर। दूसरा क्या है? डिफेंसिव, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है। कोई डोमिनेंट ग्रुप है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा स्टेटस है ना खतरे में चला गया है, किस वजह से? आज सरकार ने किसी को रिजर्वेशन दे रही है, सरकार उस प्रॉपर कम्युनिटी को माइग्रेशन में हेल्प कर रही है, तो वो डिफेंसिव, उस कम्युनिटी, उस स्टेटस को बचाने के लिए वो क्या करते हैं? स्पीच, हेट स्पीच फैलाते हैं। रिटेलिएटर्स मतलब हुआ अगेंस्ट ओन ग्रुप। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे ग्रुप के साथ इनजस्टिस हुआ तो मैं दूसरे ग्रुप के खिलाफ हेट स्पीच करूँगा। इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो असम मुस्लिम राइट्स, इसमें रेसिप्रोकल हेट मैसेज प्रॉपर फैलाया गया था। ठीक है, तो रिटेलिएटर्स मतलब होता है कि आप अगर मेरे ग्रुप के बारे में कुछ गलत हो रहा है तो मैं दूसरे ग्रुप के बारे में भी गलत फैलाऊंगा, ठीक है। मिशन क्या है? इरेडिकेट, ठीक है। कुछ लोगों का मिशन होता है कि दूसरे ग्रुप को मुझे पूरा एलिमिनेट ही कर देना है, चाहे वो फिजिकली हो या सोशली हो, ठीक है। जैसे नाजी जर्मनी को इन्फीरियर रेस बताकर उनका जीनोसाइड करना था। नाजी जर्मनी, वही नाजी वाले क्या किए थे? ये बेचारे ज्यूज़ को जीनोसाइड कर दिए, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच का कितने तरीके का फॉर्म होता है? सबसे पहले होता है वर्बल, नॉन वर्बल, बोलचाल में गाली देना, ठीक है, या पब्लिक स्पीच करना,
उसके बाद इलेक्शन रैली में किसी नेता ने कहा कि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे, तो लोग तालियां बजा रहे हैं। तो वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, ठीक है। वर्बल होता है बोलचाल में, नॉन वर्बल होता है इमेज बनाना, वीडियो, म्यूजिक, कार्टून बना के मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। जैसे कार्टून में किसी रिलीजन के प्रोफेट या डाइटी का मजाक उड़ा देना। मैनिपुलेटेड इमेज का मतलब होता है डीप फेक या फोटोशॉप करके हेट स्प्रेड फैलाना। ये सारी चीज़ें आप जो करते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्राइटेरिया, कंटेंट, इंटेंट, हार्ट, नॉट, टारगेट ग्रुप, कंटेक्स्ट एंड इम्पैक्ट। क्या कह रहा है कि कंटेक्ट मतलब क्या बोला गया, इंटेंट और कंटेक्स्ट किस माहौल में बोला गया, उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को टारगेट किया गया तो उससे पे फिर उस पर क्या असर पड़ेगा, इस तरीके से क्राइटेरिया चलती है। वेरियस हेड स्पीच का इम्पैक्ट क्या है, बहुत सारे हेड स्पीच का अब इम्पैक्ट क्या है। हमने सबसे पहले देखा हेड स्पीच क्या है, कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है। ग्लोबली देखो दुनिया में ये रीज़न से हेड स्पीच फैली जा रही है। निगेटिव स्टीरियोटाइप ये है, मैंने बताया, इन्फीरियर लोग समझते हैं, ठीक है, दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें फैलेगी। मोटिवेट करता है, किसी को मज़ा आता है, किसी डिफेंस में कोई काम करता है। थर्ड, कोई अगर मेरे को करोगे तो मैं तुमको करूँगा, किसी का मिशन है कि मुझे इनको हटा लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हेड स्पीच दो तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। अब क्या होता है कि वेरियस इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज़ देखो आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल यस मोबोक्रेसी एंड मॉब लिंचिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाएगा, किसी की लाइफ, डिग्निटी और प्राइवेसी को ख़त्म कर दोगे, इरोड करोगे, तो वो क्या होगा, डेमोक्रेसी को इरोड ही होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आप लोग देख लो, नेक्स्ट आ जाता है आपको क्राइम एंड वायलेंस। क्राइम एंड वायलेंस के अंदर क्या आ जाएगा, एट्रोसिटी क्राइम, ठीक है, एट्रोसिटी क्राइम, टेररिज्म, हेट स्पीच से रेडिकलाइजेशन होती है, जैसे ISIS के ऑनलाइन प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। वायलेंट एक्सट्रीमिज़म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे गुजरात में 2002 या दिल्ली 2020 राइट्स ने ट्रिगर कर दिया गया था, ठीक है। अब जेंडर वायलेंस शुरू हो जाती है, किसी कम्युनिटी के वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट, इससे खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपको फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें आप देखोगे। नेक्स्ट आप देखोगे ह्यूमन राइट अंडरमाइन पर्सनल डिग्निटी, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके। हेट क्राइम बढ़ रहा है, किसी की आइडेंटिटी, कास्ट से रिलीजन के कारण उसकी पिटाई कर देना, उसकी मर्डर कर देना। नेक्स्ट आता है आपको रेप कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, ये सब आएगी क्राइम एंड वायलेंस के अंडर। इसका इम्पैक्ट यही पड़ता है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्या बढ़ जाएगा, सोशल पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, पोलराइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, सोसाइटी दो कांटों में मतलब दो कांटों में बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है पोलराइजेशन ऑफ कम्युनिटी, दो जगह बढ़ जाती है। एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन, जैसे जॉब नहीं देना, शादी नहीं करना, घर नहीं देना किसी स्पेसिफिक कास्ट रिलीजन को, तो ये पोलराइजेशन ऑफ कम्युनिटी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इरोड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इरोड हो जाएगा। और क्या खतरा बढ़ जाती है, मॉब लिंचिंग बढ़ जाती है। देखो उसके बाद डिट्रॉइट पीस और ग्रोथ जो होता है वो आपको सड़ने लगता है, ठीक है। जीनोसाइड हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही ख़त्म करने की बात की जाती है। एलिवेट फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इससे क्या क्या चीज़ें हो जाती है, सबसे पहले ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है, मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है, टेररिज्म बढ़ जाता है, दूसरे जो पर्टिकुलर टेररिस्ट है उनको एक मौका मिल जाता है, जेंडर वायलेंस हो जाती है, वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं, ठीक है। कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाता है, कम्युनिटी दो पार्ट में पोलराइज हो जाती है, इरोड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इरोड होने लगता है, मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है, पीस एंड ग्रोथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पर्सनल डिग्निटी पे इम्पैक्ट पड़ती है, हेट क्राइम शुरू हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज होने लगती है, जीनोसाइड, रेप, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं मॉब लिंचिंग एंड हेट स्पीच। मॉब लिंचिंग क्या होता है, देखिए मान लो सोशल मीडिया पे कोई हेट स्पीच या फेक न्यूज़ फैला दिया, ठीक है, तो ये क्या कर जाती है, ये
ट्रिगर कर देती है। ट्रिगर कर देती है किसको? भीड़ को। भीड़ के साइकोलॉजिकल माइंडसेट को क्या कर देती है? ट्रिगर कर देती है। अब एग्जांपल से समझ लो, 2018-19 में असम और राजस्थान में चाइल्ड लिफ्टिंग का फेक न्यूज़ आ गया था। चाइल्ड लिफ्टिंग का फेक न्यूज़ फैला दिया गया था, जहाँ हेट स्पीच से लॉजिस्टिक दी गई और मॉब लिंचिंग का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। क्या हो गया? मॉब लिंचिंग का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, आप ये सारी चीज़ देख सकते हो। आप एक एग्जांपल डाल सकते हो, इसमें एग्जांपल ये डाल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यूनिफिड 2018 में कहा कि स्टेट को प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव और रिमीडियल स्टेप लेना चाहिए। प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव और रिमीडियल स्टेप लेना चाहिए। और हेट स्पीच को लिंचिंग के रूट कॉज बताया उन्होंने कि हेट स्पीच जो है, हेट स्पीच की वजह से लिंचिंग शुरू हो जाता है। तो लिंचिंग क्या है? रूट कॉज है किसका? है स्पीच का। लिंचिंग किसकी वजह से शुरू होती है? हेट स्पीच से। तो ये किस केस में बोला गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तहसीन पूनावाला यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में आपको ये सारी चीज़ें बोला। उन्होंने बोला कि प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव और रिमीडियल लेनी चाहिए और हेट स्पीच ही रूट कॉज है किसका? मॉब लिंचिंग का। तो कब हुआ था? 2018-19 में असम और राजस्थान में चाइल्ड लिफ्टिंग का एक हेट स्पीच फैलाई गई, यहाँ से मॉब लिंचिंग जो है एग्जीक्यूशन बढ़ गया। ठीक है, हेट स्पीच और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि हेट स्पीच की कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं, कहीं भी हमारे देश में किसी भी जगह हेट स्पीच की नहीं है। इसीलिए अगर कभी कुछ शब्द को हमें करना भी होता है तो हम आईपीसी और आईटी के एक्ट, आईपीसी एंड आईटी के एक्ट के तहत हम क्या करते हैं? हम सहारा लेते हैं कि अच्छा इसका क्या मतलब हुआ। जैसे आप मेंशन कर सकते हो, आपको 153A ये कम्युनल हेट्रेड फैलाता है, कम्युनल हेट्रेड फैलाता है। दूसरा आप मेंशन कर सकते हो 295A ये रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो 505। ठीक है, नहीं याद आ रहा, मैं रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आपको निकालती है कि अच्छा ठीक है, हेट स्पीच का मतलब क्या है। 267th लॉ कमीशन बना जिसने हेट स्पीच की बात की। इसका प्रॉपर मकसद क्या था? ठीक है, वो देखते हैं। हेयर की इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। हेयर स्पीच क्या है? एक्सेप्शन है किसका? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। अब देखो, मान लो फॉर एग्जांपल 266 लॉ कमीशन रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि इंडिया में एक क्लियर डेफिनेशन तो होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ को अमेंड करके हेट स्पीच को, एक्सप्रेसिटी को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट ने कहा कि अभी जो आईपीसी सेक्शन है वो छोटे मोटे केसेस में काम आते हैं। जो आईपीसी सेक्शन से हम बनाते हैं कि अच्छा हेट स्पीच का मतलब ये है, ठीक है, तो वो छोटे मोटे केसेस में काम आते हैं। पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हेट स्पीच के लिए वो इनएडिक्वेट, मतलब वो इनएडिक्वेट है। उन्होंने क्या बोला कि वो इनएडिक्वेट है, इसलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन तो होनी चाहिए। लॉ कमीशन इसलिए बनी थी ये देखने के लिए कि आखिर हेट स्पीच का मतलब क्या है, किस किस बेसिस पे किस किस टर्म को हेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, कब तक हम इस आईपीसी के तहत एक हेट स्पीच की डेफिनेशन खुद निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोली गई थी इसमें। नेक्स्ट आते हैं आपको टीके विश्वनाथन कमेटी। ये क्या की? इसने बोला एक कमेटी बनी। पहले कमेटी आप याद करोगे 267 लॉ कमीशन जिसने बोला कि हेट स्पीच की डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे आप करोगे टीके विश्वनाथन कमेटी। उसने बोला कि डील विद हेट स्पीच ऑन इंटरनेट फॉर्म इन 2017 आफ्टर श्रेयस सिंघल केस 2015। इसने कहा कि ये कमेटी किस लिए बनी थी कि किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए बनी गई थी। ठीक है, श्रेयस सिंघल केस जो 2015 में आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को क्या वेग और चिलिंग इफेक्ट बोलकर क्या कर दिया था? स्ट्राइक बताकर स्ट्राइक कर दिया था। ठीक है, स्ट्राइक कर दिया था। इसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि इंटरनेट पे हेट स्पीच के लिए न्यू मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है,
तो इसीलिए 2017 में ये कमेटी बनाई गई कि हेट स्पीच के लिए कोई न्यू मैकेनिज्म तो प्रॉपर चाहिए। इनका मकसद क्या था, इनका रिकमेंडेशन ये था कि इनकी रिकमेंडेशन थी इन आईटी एक्ट ऑफ 2000 एंड आईपीसी एंड सीआरपीसी एंड एविडेंट एक्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इंटरमीडिएटरीज जैसे आईटी एक्ट में जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, व्हाट्सएप को अकाउंटेबल बनाओ। ठीक है, आईपीसी जो है नए सेक्शन ऐड करना लाइक हेट स्पीच के लिए आर्टिकल 153A ये सबको आर्टिकल 153A को एक्सपैंड करो। सीआरपीसी में उन्होंने कहा कि प्रॉपर एक साइबर सेल को पावर देना चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट में उन्होंने कहा कि डिजिटल एविडेंस लाइक स्क्रीनशॉट, चैट ये सब के लिए एडमिसिबल बनाना चाहिए। सर ये सारी चीज़ें पूरी रिकमेंडेशन इसमें की गई। ठीक है, और रिकमेंडेशन क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर्स होना चाहिए। कहाँ, पूरे स्टेट में क्या होना चाहिए, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर। क्या होना चाहिए, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर। याद भी कराते चल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी इन्होंने कहा कि हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर या कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन करे। ठीक है, और जो कि हेट स्पीच कंप्लेंट आए तो उसका प्रोग्रेस रियल टाइम पे मॉनिटर हो जाए, इसलिए ये चीज़ उन्होंने कहा था। फिर से मैं बता रही हूँ, उनका मोटा मोटी कहने का मतलब था कि कोई एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करो या कोई नोडल ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस के बीच की जो कोऑर्डिनेशन है उसको मैनेज करे, और जो भी अगर हेट स्पीच की कंप्लेंट आ रही है उसको रियल टाइम पे मॉनिटर हो सके। साइबर क्राइम सेल को इस्टेब्लिश करो। इसका मतलब होता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में फेक वीडियो वायरल हो रही है जो एक कम्युनिटी को प्रोवोक कर रही है तो साइबर सेल उस वीडियो को सोर्स ट्रेस करे और उसके खिलाफ एक्शन ले। ये 24/7 कंप्लेंट हैंडल करने के लिए एक साइबर क्राइम सेल बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हर डिस्ट्रिक्ट में। ये बोला गया अमेंड आईपीसी 353 एंड 505A। ठीक है, ये क्या बोला गया आपको कि अब अमेंड करो आईपीसी 353 एंड 505A। नेक्स्ट बोला गया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो 2 साल की जेल और 5,000 रुपये तो कम से कम फाइन लगना ही चाहिए। अगर अभी क्या बोला, अभी सेक्शन आईपीसी सेक्शन 153A में 3 साल तक की जेल है, पर उसमें प्रोमोटिंग एनमिटी के लिए नए सेक्शन इसमें अभी सिर्फ 3 साल की जेल का मेंशन किया गया है। और बोला गया कि ऑनलाइन हेट स्पीच के लिए तो 2 साल का पनिशमेंट तो प्रॉपर फिक्स करो। ये सारी चीज़ें क्या है, रिकमेंड कौन किया है, टीके विश्वनाथ कमेटी ने सारी चीज़ें की। फिर से रिवाइज करवा देती हूँ क्या है ये आपको ऑनलाइन हेट स्पीच जो था उसके डील करने के लिए आई थी। ये क्यों आया था, क्योंकि शेरा सिंघल केस में इस चीज़ को बैन कर दिया गया था। तो उसके बाद ये कमेटी बनी थी। कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप आईपीसी एक्ट 2000 को रिफॉर्म करो, उसमें अकाउंटेबल बनाने के लिए आप ऐड करो सेक्शन 153A। ठीक है, एविडेंस एक्ट्स ये सारी चीज़ें शुरू करो। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर बनना चाहिए हर एक स्टेट में कि वह स्टेट पुलिस और सेंटर को बीच में बैलेंस कर सके। एक कोऑर्डिनेटर का काम, एक रोल प्ले कर सके। ठीक है, और एविडेंस एक्ट मतलब स्क्रीनशॉट, चैट ये सारी चीज़ को एडमाइसेबल बनाओ। ठीक है, फिर बोला गया कि अमेंडमेंट सेक्शन 353 एंड सेक्शन 505A को अमेंड किया जाए। ठीक है, सेक्शन 153 में 3 साल का जेल मेंशन है, इसने कहा था 2 साल का, इस कमेटी ने 2 साल की इम्प्रिजन और 5,000 रुपये का फाइन की बात की गई थी। वे फॉरवर्ड, आप अब क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड वो देख लीजिए। सबसे पहले तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। मॉनिटरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंपैशन विद अदर। लोगों को मीडिया लिटरेसी सिखानी चाहिए कि फेक न्यूज़ और हेट न्यूज़ के बीच में आप अंतर समझे। स्कूल मॉनिटरिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि स्कूल हो गया, कॉलेज के करिकुलम में कंपैरेटिव स्टडी डालो कि दूसरे देश यूके, जर्मनी हेट स्पीच को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। अवेयरनेस ऑल्सो इंकरेज बाई प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, गूगल, यूट्यूब को भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। ये चीज़ प्रॉपर बोला गया है। डिस्कशन ऑन वाइडर प्लेटफॉर्म यूएन एंड अदर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर नहीं, प्रॉपर OTT प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट, गेमिंग, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब पे अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है,
हर प्लेटफॉर्म पर एक क्लियर रेड फ्लैग मैकेनिज्म हो, जहां यूज़र हेट कंटेंट जैसी ही रिपोर्ट करे उस प्लेटफॉर्म पर उन पर एक्शन तुरंत ली जाए। ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बेटर वे टू एड्रेस हेट स्पीच ड्यू टू लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। क्या बोला गया है कि जैसे मेडिएशन और कंसाइलेशन कमेटी ने कहा कि गवर्नमेंट प्रोसीजर बहुत लंबा है, ठीक है, कोर्ट केसेस में 5 से 10 साल लग जाते हैं इसकी सुनवाई में, इसलिए छोटे मोटे हेट स्पीच केसेस में क्या बनाया जाए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया जाए, ताकि ईजिली सोल्यूशन की जाए उनके हेट स्पीच की प्रॉब्लम को। तो ये तो वे फॉर्मेट में आप मेंशन कर सकते हैं।